हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। हम एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है उसमें पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट में पॉलिटी वाला भाग कवर कर रहे हैं। अभी हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गई है और थर्ड यूनिट में हमें क्या टॉपिक है, हमारा पहला ही टॉपिक चल रहा है अभी। तो उसमें हमसे पूछा गया है कि हमें 73 और 74 में जो संविधान संशोधन था उसके संदर्भ में हमको जन भागीदारी बताना है। अब 73 और 74 में संविधान संशोधन में हुआ क्या, तो जो स्थानीय स्वशासन जिसे आप जानते हैं इनको संवैधानिक दर्जा मिला था। अब ये दो रूपों में होते हैं स्थानीय स्वशासन, एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और एक शहरी स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतों के नाम से आप जानते हैं, हमने स्टार्ट वहीं से किया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें संवैधानिक दर्जा मिल गया था। इसके दो पार्ट में अभी अपलोड कर चुकी हूं। पहले पार्ट में हमने इनका विकास देख लिया था, किस तरह से इसका विकास हुआ था और फिर इनको संवैधानिक दर्जा मिल गया। फिर संविधान में क्या व्यवस्था हुई, तो हमने भाग 9 में हमें आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक देखने हैं। दूसरे पार्ट में हम 243 आई तक देख चुके हैं। ठीक है, तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप कुछ चीजें जो हमारे आर्टिकल 243 आई में हमने थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ छोड़ दी थी उसको हम पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे आर्टिकल 243 ओ तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए। तो जब हम अनुच्छेद 243 आई हम कर रहे थे तो उसमें हमने एक चीज देखी थी और वो हमने थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ देख ली थी, तो हम इसे अभी उस कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हमने क्या देखा था कि भाई जो मध्य प्रदेश का प्रथम राज्य वित्त आयोग था, उसका गठन कब हुआ था। तो इसकी एक डेट हमने देखी थी 17 जून 1994। मैंने आपसे कहा था कि ये डेट मुझे याद है लेकिन मुझे किसी सोर्स में नहीं मिली है, मतलब मेरे पास जो मध्य प्रदेश की जितनी भी बुक्स वगैरह थी मुझे वहां से ये डेट नहीं मिली है। तो मैंने कहा था कि एक बार आप इंटरनेट पे जाके कंफर्म कर लेना इसको, यदि किसी ऑथेंटिक सोर्स से आपको ये डेट मिल जाती है तो अच्छा है ना, क्योंकि इसकी डेट कई जगह कुछ अलग अलग मिल रही थी, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही थी। लेकिन मैंने सिर्फ आपसे ही नहीं कहा था, तो मैंने भी इस क्रम में मैंने भी काफी सर्च किया है और मुझे ये डेट जो है वो किसी ऑथेंटिक सोर्स से तो नेट पे नहीं मिली है, लेकिन जहां से मुझे ये डेट मिली वो भी विश्वसनीय ही है। एक जनपद सीईओ है, उन्होंने एक इमेज शेयर की है और उनका दावा है कि वो इमेज कहां की है, जब प्रथम वित्त आयोग गठन हुआ था तब जो गजट में अधिसूचना जारी हुई थी तो उस अधिसूचना के डॉक्यूमेंट जो अधिसूचना थी उसकी ही उन्होंने पिक शेयर की है बकायदा, और उन्होंने बताया है कि इसका गठन 17 जून 1994 को हुआ था। जो उन्होंने जो पिक शेयर की है उसमें ये डेट दी है। तो भाई इससे ज्यादा प्रमाणिक तो कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से ये डेट सही है जो अपन ने लिखी है। ठीक है, लेकिन मैंने चूंकि उन्होंने कहा तो मैंने क्या किया, ये गजट को काफी, इस अधिसूचना को, इस गजट को मैंने काफी ढूंढने की कोशिश की नेट पे, लेकिन मुझे वो गजट नहीं मिली है, उसकी पीडीएफ वगैरह मुझे कुछ नहीं मिली है, इसकी भी मुझे कोई ऑफिशियल साइट नहीं मिली है। यदि आप लोगों को मिल जाए तो आप भी सर्च कर लेना। वैसे टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुकी हूं और वहीं से आपको ये ऑथेंटिक ही हम देख रहे हैं, ऑथेंटिक चीजों से ही मैं आपको बता रही हूँ, जो जो डेट मुझे मिली है वो सारी, है ना। तो एक डेट तो यही मिली है जो मुझे वो जनपद सीईओ है उन्होंने एक पिक शेयर किए है और उन्होंने क्या किया है, अब हो सकता है भाई मुझे चूंकि ये चीज नेट पे नहीं मिली तो हो सकता है वो जनपद सीईओ है तो उन्हें ऑफलाइन सोर्स से उनके पास ये चीज अवेलेबल हो, ये डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ अवेलेबल हो जहां से उन्होंने ये पिक शेयर की है। ठीक है, तो ये डेट मुझे वहां से मिली, उन्होंने जो इमेज शेयर की है वहां से मिली है और
इसके अलावा मुझे 2 डेटें और मिली हैं, तो वो दोनों अलग अलग ही हैं, लेकिन वो कहां से मिली हैं वो मैं बता देती हूं। एक आरबीआई की साइट से मुझे एक डेट मिली थी, वो डेट थी 17/8/1994। तो बाकी सब तो ठीक था, सॉरी 1994, बाकी सब तो ठीक था, बस हमें इस मंथ ने धोखा दे दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई की साइट पे डेट क्या कर रही थी, तो वहां पे एक आरबीआई की साइट निकल के आई थी, मतलब आरबीआई तो एक ही है ना, तो आरबीआई की साइट पे एक सारणी निकल के आई थी, जिसमें जितने भी राज्यों में प्रथम राज्य वित्त आयोग गठित हुए थे उनकी गठन का डेट दी हुई थी, उन्होंने कब रिपोर्ट दी, उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, इस टाइप की एक सारणी आरबीआई की साइट पे मुझे मिली थी। मैं आपके साथ उन सबके स्क्रीनशॉट मैंने ले लिए हैं, वो सब मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी, यहाँ वीडियो में भी शेयर कर दूंगी। यदि यहाँ स्पष्ट दिख जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से इमेज शेयर करूंगी, मुझे नहीं पता यहाँ पे शेयर हो भी जाएगी, और हो जाएगी तो स्पष्ट दिखेगी या नहीं दिखेगी। तो ये चीज आपको, इसकी इमेज जो स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगी, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके भी एक बार चेक कर सकते हैं, या फिर नेट पे देखो। चूंकि मैं अपना टाइम वेस्ट कर चुकी हूं, तो आप दोबारा नेट आप लोग खंगालने मत बैठना, है ना, जब जरूरत पड़े तब देख लेना, है ना। मैं आपको बकायदा बता ही रही हूं कि ये डेट मुझे कहां से मिली है। तो क्या है, ये डेट मुझे वहां से मिली, तो हम इसमें और इसमें तो यानी अब हम कंफर्म ही हैं, क्योंकि 2 जगह हमें ऑथेंटिक सोर्स से ही हमको 2 जगह डेट मिल गई। तो यदि सिर्फ सन हमसे पूछा जाता है तो 1994 ही होगा, है ना। इसके 2 रीजन है, एक तो 2 जगह से हमको ये सन मिल भी गया है, और जो मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम आया था वो भी 1994 में आया था। ठीक है, तो पूरी संभावना है कि 1994 में ही प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो ये 2 डेट मिली है, ये मुझे आरबीआई की साइट से मिली है। तो चाहे तो आप इस तरह से ब्रैकेट में लिख लीजिए, यदि कभी इस तरह का कुछ विवादित प्रश्न पूछ लिया गया पीएससी द्वारा, यदि इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यदि एक से ज्यादा हमारे ये वाले ऑप्शन फंस जाते हैं, तो आप जब ऑब्जेक्शन लगाओ तो आपके पास सोर्स होना चाहिए, और ये प्रमाणिक सोर्स ही है भाई, आरबीआई की साइट से ही मिला है ना। अब चूंकि ये चीज हमें नेट पे नहीं मिल रही है ना, तो हो सकता है ये चीज हम सोर्स के रूप में ना लगा पाए, या तो हो सकता है कि हम आरटीआई वगैरह लगा के वहां से ये गजट ही निकलवाएं आरटीआई के थ्रू, है ना। इस तरह से कुछ हो सकता है, कुछ प्रोसेस यदि हम फॉलो करेंगे तो, है ना। या बाकी हमें आरबीआई की साइट पे सारणी दी गई है जिसमें डेट वगैरह दी गई है, तो हम वहां से ये सोर्स उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, यदि हमें ऑब्जेक्शन कभी लगाना होगा हमारे आंसर के लिए, तो तभी हम जब पीएससी को इतना कोसते रहते हैं ना कि 100 क्वेश्चन भी ठीक से नहीं दे पाती, उसकी भी उतनी गलती नहीं होती। जब ऑथेंटिक सोर्स में ही अलग अलग डेट दी होंगी, तो भाई उसे कोई पीएससी क्लियर तो करना नहीं है पीएससी वालों को, कि वो 10 चीजों से पढ़ के आपको क्वेश्चन बना के दे, उनके सामने उनकी नजर में जो आ जाता है वो उठा के दे देते हैं। अब ये तो बच्चे पीएचडी करने बैठते हैं कि वो 10 चीजों के आंसर ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि नहीं इसमें ये है, इसमें ये है, तो फिर बेचारे कंफ्यूज, तो वो क्या करते हैं, वो एक से ज्यादा आंसर दे देते हैं कि ठीक है भाई तुम्हारा भी सही है और तुम्हारा भी सही है ना। और ये डेट कोई हमने किसी बुक से तो ली नहीं है, जो हमारे प्रमाणिक सोर्स हैं वहीं से ये डेट हमने ली है, तो ये ऑब्जेक्शन के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और पूरी संभावना है कि पीएससी उसे सही मानेगा। ठीक है, अच्छा, एक जगह और मिली थी मुझे एक डेट तो नहीं मिली है, सन मिला है 1995, इसका मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम वित्त आयोग, ये मुझे कहां से मिला है, तो ये मुझे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो साइट है वहां से मुझे मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ से हमारा क्या लेना देना, तो भाई इस टाइम पे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था ना, है ना। तो वहां पे कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ के लिए जो प्रथम वित्त आयोग गठित हुआ था वो 1995 में हुआ था, और कौन से भी अधिनियम के तहत हुआ था, तो मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 के तहत गठित हुआ था, है ना। तो हम मान के चल सकते हैं कि भाई
जब छत्तीसगढ़ के लिए 1995 में हुआ था तो इस टाइम तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही पार्ट था, तो हम मान के चल रहे हैं कि मध्य प्रदेश का जो राज्य वित्त आयोग होगा फर्स्ट वाला, वो भी 1995 में ही स्थापित हुआ होगा, है ना। तो आपको इनमें से कोई भी एक डेट मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है। ये मुझे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की साइट से मिला है, तो ये भी आप लिख लीजिए। यदि कभी ऑब्जेक्शन लगाने जैसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई, इस तरह का कोई क्वेश्चन आया, तो यदि इनमें से कोई एक ऑप्शन हमें मिल गया तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, मेरा सजेशन यही है कि यदि आपके सामने सिर्फ सन में क्वेश्चन आए तो आप 1994 के साथ ही जाना, क्योंकि ये दो जगह ये डेट है हमारे पास। यदि ये 1994 ऑप्शन नहीं है तो फिर हम 95 के साथ जा सकते हैं। और वैसे तो ऑब्जेक्शन आपको लगाना हो तो मैंने बता ही दिया है कि कहां कहां किस कौन सी डेट कहां पे मेंशन की गई है, और तीनों ही क्या है, प्रमाणिक सोर्स हैं, तो आप उनके बल पे जाके पीएससी के सामने ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी, आई एम श्योर और ज्यादा कंफ्यूजन हो गई होगी, बट ठीक है, हमारे पास अब हमें ये पता है कि ये डेट चूंकि किसी भी बुक से तो है नहीं, तो जिससे पीएससी रिजेक्ट कर दे कि भाई ये बुक हम नहीं मान रहा है, ये ऐसे प्रमाणिक सोर्स हैं जिन्हें पीएससी को मानना ही पड़ेगा। तो यदि इस तरह का कुछ विवादित प्रश्न आता है तो मैं आपको बता चुकी हूं कि आप अपना पक्ष ऑब्जेक्शन के रूप में वहां इन सोर्सों के माध्यम से रख सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य का जो प्रथम वित्त आयोग गठित हुआ था, उसके गठन की डेट के संबंध में मुझे इंटरनेट से कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिले हैं, जिनके स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पहली इमेज जो है वो मध्य प्रदेश की गजट में जो अधिसूचना जारी हुई थी राज्य वित्त आयोग के गठन के संबंध में, उसकी है। और बाकी दो डेट और हैं, वो और देख लीजिए। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं पिछले वीडियो पे दो कमेंट आए हैं, अच्छे कमेंट हैं, वो चूंकि मुझसे पर्सनली नहीं जुड़े हैं तो यहाँ उस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले नियति जी हैं, वो कह रही हैं कि पहले तो हमारी तारीफ कर रही हैं कि हम अच्छा समझाते हैं, बेसिक चीजें क्लियर हो रही हैं उनकी, तो थैंक यू सो मच नियति, आप हमसे जुड़ी हैं। और दूसरा वो कह रही हैं कि रोज वीडियो अपलोड कर दिया कीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है नियति, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली क्या है कि मेरा घर रोड के पास में है, और यहाँ थोड़ा शोर शराबा आपको भी बीच बीच में वीडियो में समझ में आता होगा, गाड़ी का हॉर्न वगैरह इस तरह से। तो क्या होता है कि शोर शराबा ज्यादा होता है, तो मुझे क्या वीडियो बनाते बनाते बीच बीच में रुकना पड़ता है। कोई चीज मैं समझा रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, पता चलता है बाहर बहुत शोर होने लगा तो मुझे रुकना पड़ता है, और फिर वहां से लिंक टूट जाती है। तो मुझे ही ऐसा लगता है कि यार, जब मुझे समझाते समझाते ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया, तो सामने वाले को कहीं ऐसा ना हो कि जो समझ रहा है चीजें उसे क्लियरली समझ में ना आए, तो फिर वो चीज मुझे फिर से शुरू करनी पड़ती है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि, और ऐसा नहीं है कि एक साथ कुछ ऐसी घटना हो गई, बीच बीच में कई बार होता है, पता चलता है आधा घंटे का वीडियो 1 घंटे खिंच जाता है, तो आपका उसमें तो टाइम वेस्ट ही होगा। यदि मैं ऐसी कैसी अपलोड कर दूंगी तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो मुझे एडिट करनी पड़ती है वीडियो, उसमें भी काफी टाइम चला जाता है, फिर अपलोडिंग और ये सब चीजें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो मुझे अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से जितना मैं कर पा रही हूँ उतना कर रही हूँ। तो सॉरी, रोज तो नहीं हो पाएगा, मैं कोई झूठी उम्मीद आपको नहीं देना चाहती हूँ, रोज तो पॉसिबल नहीं है, पर हाँ जितनी जल्दी हो सकता है मैं अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही वीडियो अब तैयार हो जाता है मैं अपलोड कर देती हूँ, तो रोज पॉसिबल नहीं है, उसके लिए सॉरी। एक कमेंट और है राधे रावत जी का, वो कह रहे हैं कि मैम आप बहुत अच्छा समझाते हो, तो थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट रावत जी। आगे वो कह रहे हैं कि डीमोटिवेट मत होना कम व्यू के कारण, तो डीमोटिवेशन जैसा कुछ नहीं है रावत जी। कुछ चीजें सिर्फ व्यू के लिए नहीं की जाती हैं, और आपसे यदि कोई जुड़ रहा है तो उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और डीमोटिवेशन जैसा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो ब्लड ग्रुप ही बी पॉजिटिव है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे यदि आप अकेले भी पढ़ेंगे, एक कोई व्यक्ति भी पढ़ेगा, दो भी पढ़ेंगे, चार भी पढ़ेंगे, मैं उनको भी करवाऊंगी, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे उस उद्देश्य से ही आई हूँ। व्यू क्या है, यदि आप क्वालिटी दे रहे हो वीडियो में, आप कंटेंट क्वालिटी वाला दे रहे हो, तो आज नहीं तो कल व्यू आ ही जाएंगे।
और वैसे भी मुझे पता था कि स्थानीय स्वशासन में इतने व्यू नहीं आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी कोचिंग्स में भी कवर कराया जाता है, बुक्स में, नोट्स में इजिली आपको सब जगह आपको ये अवेलेबल होता है, और इतना टफ भी नहीं है कि समझ में भी नहीं आए, समझ में भी आ जाता है। आप सेल्फ पढ़ते हो तो उस पर भी समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ हम सारी चीजें कवर कर रहे हैं कि यदि पेपर टफ से टफ आ जाए तब भी हम उसके साथ डील कर सकें, और नॉर्मल आए तब भी, है ना। यदि आप इस मतलब ये संवैधानिक व्यवस्थाएं मैंने आपको एक से पॉइंट वाइज पॉइंट इस तरह से बता दी है कि यदि आप यूपीएससी का भी पेपर में आपका क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे, है ना। फिर अदर एग्जाम की तो क्या बात ही क्या है, हम छोटे से छोटे जो भी फैक्ट है सब कवर कर रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे वीडियो देखने के बाद या इस किसी पर्टिकुलर टॉपिक से मेरे वीडियो देखने के बाद आपको, मुझे पूरा यकीन है कि आपको 10 जगह भटकना नहीं पड़ेगा। जैसा होता है जनरली कि क्या होता है कि आप एक वीडियो पे जाते हो, वहां चीज आपको अच्छे से समझ में नहीं आई, फिर उतना भी टाइम जाता है आपका, फिर दूसरे वीडियो पे जाते हो कि भाई ये चीज शायद हमको यहां से समझ में आ जाए। मैं कोशिश करती हूँ और मैं उसी टॉपिक को उठाती हूँ जो मुझे लगता है कि सामने वाले को मैं 100% क्वालिटी के साथ दे सकती हूँ, मेरा बेस्ट दे सकती हूँ उसमें। फिर भाई थोड़ी बहुत कमियां सबसे रह जाती हैं, हो सकता है मुझसे भी रह जाती होंगी, तो मैं उसी टॉपिक को उठाऊंगी। जो टॉपिक मुझे लगेगा कि मैं नहीं करा सकती, मैं 100% उसके साथ ईमानदारी नहीं बरत सकती, मैं उसको कराऊंगी ही नहीं, और मैं इस बात को स्पष्ट कह दूंगी कि भाई ये मुझसे नहीं बनेगा। मेरा उद्देश्य ये है कि किसी को यदि मैं सही चीज नहीं दे सकती तो गलत भी नहीं दूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए चलो कि हाँ वीडियो डालना है तो बस डल गई, अब कैसी भी जाए लोग। भाई हम पीएससी वाले क्या होते हैं, एकदम भूखे भेड़िए की तरह होते हैं, हमें चीजें चाहिए होती हैं 10 जगह से, क्योंकि 4-5 महीने में कोचिंग इतना सिलेबस होता है कि कोचिंग वाले आपका सब कुछ कवर नहीं करा पाते हैं, उनकी गलती नहीं होती है, क्या क्या कराएंगे वो 4-5 महीने में, तो आपको चीजें इधर उधर से करनी पड़ती हैं, और सबसे बेस्ट सोर्स आपका नेट ही होता है, यूट्यूब हुआ, गूगल हुआ। तो आप हम बिल्कुल भूखे भेड़िए की तरह पीएससी वाले घूमते ही रहते हैं कि बस ये चीज हमें कहीं से मिल जाए, तो व्यू तो आ जाएंगे, ढूंढते ढूंढते कोई टॉपिक आएगा, लेकिन होता क्या है कि हम एक वीडियो पे गए, वहां हमने पूरा टॉपिक देखा, पता चला ऐसा लगेगा अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है, और हम लास्ट तक अपना टाइम वेस्ट कर देंगे, लेकिन उसके बाद भी हम सर खुजा रहे हैं कि यार ये क्या बोल के गया, पता ही नहीं चला। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जो टॉपिक मैं करा रही हूँ, सामने वाले को उसके बाद कोई किसी और अदर वीडियो पे या अदर किसी सोर्स पे जाने की जरूरत ना पड़े, तो मैं उसी टॉपिक को उठाती हूँ जो मैं बहुत अच्छे से करा सकती हूँ, ठीक है। इसलिए इस चीज के बारे में मैंने क्लियर कर दिया था कि भाई मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, ये डेट मुझे याद है, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा ऑफिशियली, यदि किसी प्रमाणिक सोर्स से हमको ये चीज मिल जाती है तो और अच्छी बात है। तभी जो जो डेट निकल के आई भाई, अब मैं गवर्नमेंट के ऑफिस में तो घुस नहीं सकती थी कि मुझे इसकी डेट दे दो, मैं भी नेट ही खंगाल सकती थी, मैंने गूगल खंगाल मारा, जो चीजें मुझे मिली मैंने आपको बता दिया। इनफैक्ट मैंने ये भी बता दिया कि ये चीज कहां कहां से मिलती है। यदि आपको इस तरह का कोई विवादित इससे क्वेश्चन ये आता भी है तो आप किस तरह से आप क्या कर सकते हो, वहां पे जाके ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। फाइनली तो फिर वही होता है जो पीएससी आंसर मानती है ना। तो इस तरह से तो हमें बुक्स में भी कई तरह से गलतियां मिल जाती हैं, लेकिन मैंने आपको प्रमाणिक सोर्स से बता दिया कि भाई प्रमाणिक सोर्स से ये 3 चीजें मुझे मिली है, इनमें से यदि कोई एक ऑप्शन मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है, यदि 2 या तीनों ही मिलते हैं तो वहां हम किसके साथ जाना चाहेंगे ये डिसीजन ले सकते हैं, और उसके बाद हम अपना पक्ष भी उस संस्था के सामने ऑब्जेक्शन लगा के रख सकते हैं, यदि वो दूसरा कोई आंसर मानती है तो कि भाई ये भी आंसर है, ये चीज, और ये कोई इधर उधर से तो उठाए नहीं, किसी बुक से तो उठाए नहीं है, हमने ऑफिशियली जो सोर्स है वहीं से लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं कोई, यदि मेरा मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि यदि मैं किसी को सही कुछ उपलब्ध नहीं करा सकती तो गलत भी नहीं कराऊंगी, ठीक है। और रहा सवाल व्यू का, तो उसका ये है कि व्यू भाई अच्छी बात है, यदि बढ़े तो अच्छी बात है, मैं भी चाहती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊं, और मैं भी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ तो जाहिर सी बात है मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं भी आगे जाना ही चाहूंगी। तो बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम किसी टॉपिक को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि वो थोड़ा कम व्यू देगा हमको, इसलिए तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे उस पर मुझे 1 व्यू मिले मैं तब भी उस वीडियो को अपलोड करूंगी,
हाँ, यदि जो चीज मैं नहीं करा सकती अच्छे से, जैसा मैंने कहा, उसको मैं छूंगी तक नहीं, उसको मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि भाई मैं किसी को गलत भी नहीं दूंगी कुछ। ठीक है, तो ऐसा है। तो कम व्यू के कारण डिमोटिवेट होने जैसी कोई बात ही नहीं है। चलिए अब अपन टाइम वेस्ट किए बिना अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काफी बातें हो गई हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि हम पर्सनली जुड़े नहीं हैं आप लोगों से, तो होता ये है कि ये सारी चीजें हमारी वहां बातें नहीं हो पाती, इसलिए मैंने ये टॉपिक यहाँ उठा लिया है। और मैंने कोशिश की थी व्हाट्सएप पे ग्रुप वगैरह बनाने की, लेकिन वहां फिर मतलब काम की बातें कमी होती थी और फालतू की चीजें ज्यादा होने लगी थी, फालतू की बातें ज्यादा निकलने लगती थी। आपस में ही लगे हैं, फिर मुझे भी दिन भर देखना पड़ता था कि कौन कुछ काम का तो नहीं पूछ रहा है, तो वो मेरे लिए काफी डिस्टर्बिंग था, तो इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम 243 आई तक देख चुके थे, आगे 243 जे पे अब आते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 243 जे। या फिर या हिंदी में। ठीक है, यदि कोई हिंदी की नंबरिंग इस्तेमाल कर रहा है तो ये मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं कि नंबरिंग, यदि ये वाली नंबरिंग यदि हिंदी मीडियम वाले इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। ठीक है, चलिए नोट्स हम जैसे बनाते आए हैं अब तक वैसे ही बनाएंगे, बीच में लाइन खींच लेंगे, यहां शॉर्ट लिखेंगे और यहां उस जो भी आर्टिकल होगा उसकी डिटेल लिखेंगे। तो क्या है अनुच्छेद 243 जे में, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा यानी ऑडिटिंग। जो पंचायतों के लेखा जोखा होते हैं भाई, कितना उनको आय हुई, जिन जो धन उनको मिला था, अनुदान वगैरह मिला था, कितना व्यय किया, किस चीज में व्यय किया, तो इस तरह से किस तरह से वो लेखे रखेंगी पंचायतें, और उन लेखाओं की जांच किस तरह से होगी, ऑडिटिंग कैसे होगी, इन सब के बारे में कहा गया है इस अनुच्छेद में। ठीक है, इससे भी मुझे कोई लिंक होके नहीं मिला है इससे, तो आप देख लेना, आप किस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। प्री के लिए तो ये ए से लेके ओ तक आपको सभी याद होने चाहिए तो बेस्ट है ना। मेंस के लिए ये आर्टिकल थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, यदि आ भी जाए तो आप क्या लिखोगे 3 नंबर में मैं वो बता देती हूं, लेकिन यदि कुछ याद नहीं भी आए तो आप इतना भी लिखे आओगे ना कि इसमें पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा का उपबंध किया है, तब भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। भाई 3 नहीं देगा तो 2.5 तो वो दे ही देगा। ठीक है, तो ऐसा है। चलिए फिर भी मैं पूरा लिख देती हूं यहां पे क्या लिखना है आपको। किसी राज्य का विधानमंडल विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेखे रखे जाने, मतलब वो लेखे किस प्रारूप में रखेंगी ऐसा, तो लेखे रखे जाने और उनकी संपरीक्षा के संबंध में उपबंध कर सकता है। ये आप लिख लीजिए। मतलब क्या होगा कि जो राज्य का विधानमंडल होगा वो विधि बना के ये व्यवस्था कर देगा कि पंचायतों के लेखे, ये लेखे रखे कैसे प्रारूप में जाएंगे और उनकी ऑडिटिंग किस प्रकार से की जाएगी, ये विधि द्वारा वो बता सकता है, यानी कानून विधि बना के वो तय कर सकता है राज्य का विधानमंडल। ठीक है, तो इसकी डिटेल यही है। अब अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा 243 के या टा। क्या है ये, तो ये अनुच्छेद आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कुछ याद हो या ना हो ये जरूर याद रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बारे में
हमें सिलेबस में 2 जगह व्यवस्था की है। एक तो यही स्थानीय स्वशासन में तो ये इंपॉर्टेंट है ही सही, ठीक है। दूसरा प्री की यूनिट 10 है, उसका टॉपिक है जो कुछ आयोग दिए हैं, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग भी दिया है। तो यहाँ इस राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था यही अनुच्छेद करता है, यही हम उसका पूरा स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं, तो यहां से आपका वो वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये दो कैसे याद किया है 243 के, तो इसमें है पंचायतों के निर्वाचन। और ये मुझे ऐसे ही याद हो गया, यानी पंचायतों के निर्वाचन। अब निर्वाचन कौन कराएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा, ये कहा है, आगे हम देख रहे हैं अभी। तो आपको यदि आ जाए कि पंचायतों के निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में है या राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था कौन सा अनुच्छेद करता है, तो 243 के, है ना। और अभी एक और अनुच्छेद आएगा ZA, वो नगरीय निकायों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, यही वाला जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा वो उनके लिए भी चुनाव कराएगा, ये कहा गया है, ठीक है। तो अब हम इसकी देख लेते हैं इस अनुच्छेद में क्या क्या कहा है। आप यहां डिटेल में लिखने के लिए कुछ नहीं है, यदि 3 नंबर में आ भी गया तो आप क्या लिखोगे वो मैं अभी बता दूंगी। पहले आप शॉर्ट नोट्स राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में ही बना लीजिए, क्योंकि उसी से ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आने की संभावना है, ठीक है। चलिए, तो पहला तो इसमें क्या कहा है अनुच्छेद 243 के में, कि राज्य निर्वाचन आयोग होगा पंचायतों के चुनाव कराने के लिए। अब ये आयोग कैसा होगा, तो इसकी संरचना क्या है, हम ऐसे पॉइंट डाल सकते हैं कि इसकी संरचना क्या है। तो राज्य निर्वाचन आयोग 1 सदस्यीय होगा। अब 1 सदस्यीय कौन होगा, तो इसमें कहा है ये 1 सदस्य जो होगा वो राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाया करेगा, है ना। अब जैसे हमने जो भारतीय निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 में, उसमें हम देखते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो यहां तो एक ही है, तो यहां मुख्य और अन्य का तो सवाल ही खत्म हो जाता है, इसलिए इसे राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, ठीक है। अब इस राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कुछ व्यवस्थाएं हैं, वो देख लेते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति कर रहा है राज्यपाल, ये संविधान में कहा है, ये बहुत अच्छे से याद रखना कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को आप इसी राज्यपाल को बार बार लिखोगे, इससे अच्छा क्या है कि आप यहां पे 2 चीजें इसी तरह से नोट्स बना लीजिए कि ये इसको त्याग पत्र भी इसी को देता है राज्यपाल को, और सेवा शर्तें भी ये राज्यपाल निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब ये राज्यपाल क्या करेगा, इसकी जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति करेगा, उसे त्याग, ये वाला जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा वो त्याग पत्र भी राज्यपाल को देगा, और इसकी सेवा शर्तें क्या होंगी, इसके संबंध में नियम भी राज्यपाल ही बनाएंगे, ठीक है। चलिए, मैं इसको हटा रही हूं, इतना नोट कर लीजिए। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि इसके नोट्स मैं आप पिछले वीडियो में ही बता चुकी थी कि हम टेलीग्राम पे नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ फैक्ट हैं और फैक्ट हम साथ में ही लिखवाते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम उसी में आगे क्या लिखेंगे, अगला फैक्ट हम क्या लिखेंगे कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो था उसकी सेवा शर्तें राज्यपाल निर्धारित कर रहा था, लेकिन इसकी सेवा शर्तों में, यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त की में, है ना, सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद, यानी जब इसकी नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
ठीक है, कि भाई सेवा शर्तें आप निर्धारित तो कर सकते हो, मतलब ये एक तरह से इसकी स्वतंत्रता का प्रावधान हो गया, निष्पक्षता के लिए प्रावधान हो गया, क्योंकि भाई राज्यपाल राज्य सरकार के निर्देशों पे काम करता है, तो राज्य सरकार का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप ना हो, इसलिए आप उसकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन कर ही नहीं सकते, तो ये उसकी स्वतंत्रता के लिए भी प्रावधान हो गया। यदि इस तरह से कुछ लिखने आ जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग का स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान बताइए, या वो किस तरह से स्वतंत्र रूप से काम करता है ये बताइए, वैसे संभावना कम है, लेकिन यदि आ जाए तो आप ये पॉइंट लिखोगे। आगे भी क्या लिख सकते हो वो बता देते हैं। एक पॉइंट है इसको, इसके हटाने की प्रक्रिया, तो इसके हटाने की प्रक्रिया क्या है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं, तो इसमें कहा है कि इसे जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसे उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिन पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मेरा काम तो ये पूरी बात लिखवाना था, आप चाहो तो हटाने की प्रक्रिया और सिर्फ इतना लिख लीजिए कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान, है ना। यदि शॉर्ट में आप नोट्स बना रहे हो तो आप इस तरह से कर सकते हो कि हटाने की प्रक्रिया, और यहां लिख सकते हो हाईकोर्ट के न्यायाधीश के समान, ठीक है, इतना भी लिख सकते हो। अब हाईकोर्ट के न्यायाधीश, इसमें कहा कि उसी रीति, तो रीति यानी प्रक्रिया क्या है, तो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को आर्टिकल 124(4) के तहत हमने एक प्रक्रिया देखी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों दोनों को हटाया जाता है, जिस प्रक्रिया से, वही प्रक्रिया इनके लिए है। मैं इस चीज को दोबारा नहीं बता रही हूं, क्यों नहीं बता रही हूं, क्योंकि ये जब हम सुप्रीम कोर्ट हमने स्टार्ट ही किया था, और जब हम न्यायपालिका की संरचना ही स्टार्ट की थी, उसी फर्स्ट वीडियो में हम देख चुके थे इन लोगों को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो यदि मैं वैसे कोशिश करूंगी, यदि इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड हो जाती है उस वीडियो की, तो मैं लिंक ऐड कर दूंगी, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में ही जाइए और सुप्रीम कोर्ट जहां से स्टार्ट हुआ है वहां के पहले ही वीडियो में, और आई थिंक थंबनेल में भी ये चीज मेंशन है, 124(4) यानी अनुच्छेद 124 का खंड 4 में इनके हटाने की प्रक्रिया है, तो आप वहां जाके ये प्रक्रिया देख लीजिए, ठीक है। चलिए, और उन्हीं आधारों, तो इनके आधार होते हैं साबित कदाचार, तो उसी आधारों पर और उसी रीति को इसको हटाया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग को। अच्छा, एक चीज मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि इसकी नियुक्ति राज्यपाल कर रहा था, इसकी सेवा शर्तें राज्यपाल निर्धारित कर रहा था, और ये त्याग पत्र भी राज्यपाल को दे रहा था, लेकिन इसे हटाता राष्ट्रपति है, क्योंकि इस प्रक्रिया के तहत न्यायाधीशों को भी लास्ट में हटाना किसको है, राष्ट्रपति को, ठीक है। हालांकि इनकी अपनी एक प्रक्रिया होती है, एक जांच प्रोसेस होती है, उसके बाद इन प्रक्रिया चलती है, संसद में विशेष बहुमत से पारित होता है इनको हटाने वाला प्रस्ताव, तो उसके बाद राष्ट्रपति हटाते हैं, लेकिन लास्ट में हटाते राष्ट्रपति हैं। तो यदि डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाएगा, और ऑप्शन राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस तरह के मिले आपको, तो राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये याद रखना, नियुक्ति भले राज्यपाल कर रहे थे लेकिन हटाते राष्ट्रपति हैं, ठीक है। चलिए, तो एक तरह से ये हटाने की भी जटिल प्रक्रिया है, तो ये भी इसकी स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान हो गए, और वैसे भी राष्ट्रपति के हाथ में हटाने को चला जाता है, मतलब राज्य के हाथ में कुछ रहता ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो चाहे तो यहां पे आप उसी पॉइंट के नीचे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है ना, राष्ट्रपति द्वारा, है ना, हटाया जाता है।
इस तरह से आप वही ब्रैकेट में लिख लीजिए, है ना, ताकि याद रहे। और चाहे तो आप जो हम राज्यपाल नियुक्ति वगैरह देख रहे थे ना, तो उसके नीचे लिख लीजिए हटाता राष्ट्रपति है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। इसमें एक पॉइंट और है, वो और आप लिख लीजिए कि यदि राज्य निर्वाचन आयोग में अकेला एक सदस्य था, जिसे हम राज्य निर्वाचन आयुक्त कह रहे थे, भाई ऐसा तो है नहीं, पूरा सब काम एक ही व्यक्ति कर लेगा। तो इसलिए यदि इसको और कर्मचारी चाहिए होते हैं तो ये राज्यपाल से अनुरोध करता है और राज्यपाल इसे कर्मचारी उपलब्ध करा देते हैं। ये फैक्ट और लिख लीजिए आप, ठीक है ना। जैसे चुनाव मुनाव कराने के लिए भी काफी लोगों की ड्यूटी लग जाती है, ठीक है, तो जितने भी कर्मचारी उसे अपने कार्य करने के लिए चाहिए उतने राज्यपाल उपलब्ध कराएगा, राज्यपाल उपलब्ध कराएगा। ठीक है, चलिए फिर हम इसके कार्य देख लेते हैं, किसके कार्य क्या हैं, किसके, राज्य निर्वाचन आयोग के। तो ये क्या करता है भाई, पंचायतों और नगरीय निकायों, लेकिन नगरीय निकायों के कहां पे दिया है, तो आर्टिकल 243 जेड ए में कहा है ये कि ये क्या करेगा, नगरीय निकायों के लिए भी चुनाव कराएगा। तो पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचन संबंधी सभी कार्य करता है। सभी कार्य करता है, ठीक है। तो इस अनुच्छेद के तहत तो ये क्या करता है, पंचायतों के चुनाव करवाता है। और आगे जब हम अभी नगरीय निकाय देखेंगे तो इस अनुच्छेद के तहत यानी आर्टिकल 243 जेड ए के तहत ये नगरीय निकायों के चुनाव कराता है। जब हम अभी देखेंगे तब लिख ही लेंगे, यहां तो आप इतना लिख लीजिए ताकि आपको ये भी पता हो कि नगरीय निकायों के चुनाव भी यही कराता है ना। तो यदि ऐसा कुछ ऑप्शन में आ जाए आपके सामने तो ठीक है। संविधान में इसके लिए इतनी ही व्यवस्था की है। अच्छा, अब इसमें इतनी सारी चीजें हैं, हमें यदि 3 नंबर में लिखने आए तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में उपबंध किए हैं जो पंचायतों और नगरीय निकायों के निर्वाचन कराता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, जब नगरीय निकायों की बात करें तो ये आर्टिकल मेंशन कर देना ताकि उसको ये ना लगे कि हम इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि नगरीय निकायों का ये यहां चुनाव कराएगा, है ना। तो ये याद रखना। तो आप क्या लिख सकते हो कि यह मतलब राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है यह अनुच्छेद, और ये पंचायतों और नगरीय निकायों, ब्रैकेट में लिख देना कि आर्टिकल 243 जेड ए के तहत निर्वाचन संबंधी सभी कार्य करता है। सभी कार्य मतलब उसकी निर्वाचन नामावली तैयार करना, परीक्षण, अधीक्षण, यदि कोई भी गड़बड़ हुई है चुनाव में तो चुनाव रद्द करना, ये सारे काम ही करता है। ठीक है, तो वो बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया कि संविधान में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में क्या उपबंध किए थे। ठीक है, अब हमारा मध्य प्रदेश जो था वो 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य है। ये फैक्ट है, या आप यही लिख लीजिए, या आगे जब अभी हम मध्य प्रदेश में किस तरह की संरचना है पंचायतों की, उसके लिए क्या अधिनियम लाया गया मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए, या 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए, तो वो अभी हम फैक्ट ये सब देखेंगे ही, अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तो मैं ये कवर करवाऊंगी ही, आप चाहो तो यहां भी लिख लीजिए। तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था 73वां संविधान संशोधन अपनाने वाला या लागू करने वाला। अब जब उसने 73वां संविधान संशोधन लागू किया तो संविधान में उसके तहत क्या क्या व्यवस्थाएं हुई ये उसके यहां भी लागू हुआ। ठीक है, तो यानी मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ होगा, राज्य निर्वाचन आयोग बना होगा, है ना। तो मध्य प्रदेश जो राज्य निर्वाचन आयोग है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, इसके बारे में हम जानकारी देख लेते हैं। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको प्री में जो है वो यूनिट 10 में ये आयोग सिर्फ एक टॉपिक के रूप में है आपको, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो याद रखना।
तो वैसे इसमें संविधान में क्या व्यवस्था है ये तो हम देख ही चुके हैं कि भाई नियुक्ति कौन करेगा, सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा, ये सब व्यवस्था तो जो संविधान में दी है वो ही मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पे भी लागू होती है। ठीक है, तो वो सारी व्यवस्था तो आप देख ही चुके हो। अब हम इसका यहाँ पे गठन, अध्यक्ष वगैरह और देख लेते हैं कि कौन है। बाकी जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं वो इस पे भी लागू होती है। ठीक है, मतलब नियुक्ति कौन करेगा, हटाएगा कौन, किस तरह से हटेगा, ये सब एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, है ना, एक सदस्य ही होगा, ये सारी व्यवस्थाएं इस पे भी लागू होती है। ठीक है, अब यहां तो सिर्फ हम इसको गठन देख लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। तो गठन कब हुआ, तो इसका गठन हुआ था 1 फरवरी 1994 को। ठीक है, ये डेट कंफर्म है, इसमें कोई कहीं से कोई तक कंफ्यूजन नहीं है। क्या होता है कि इनकी ऑफिशियल साइट मिल जाती है तो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। अब उसकी राज्य वित्त आयोग की ऑफिशियल साइट मुझे नहीं मिल रही है, तो वहां इसलिए हम तमाम तरह की चीजें देख रहे हैं। यदि हमें ऑफिशियल साइट पे ही मिल जाती डेट तो हमें कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं थी। यदि आपको मिल जाए तो आप वहीं से कंफर्म कर लेना उसके लिए भी। ठीक है, तो ये 1 फरवरी 1994 को ये इसका गठन हुआ था। ठीक है, अब इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या हम देख सकते हैं कि प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। एक सदस्य ही होगा, संविधान में यही कहा गया है ना। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त एक सदस्य ही होता है, तो मुख्य या अन्य की तो बात ही नहीं है, है ना, एक ही सदस्य होता है। तो पहले कौन थे, NV लोहानी। ठीक है, तो प्रथम तो ये हो गए NV लोहानी। अब वर्तमान में कौन है, तो आप जब भी आपका एग्जाम हो आप इनसे अपडेट रहना। अभी फिलहाल की स्थिति में जब मैं आज वीडियो बना रही हूं तब तक कौन है, बसंत प्रताप सिंह यानी BP सिंह। ठीक है, अब इसमें एक सचिव और होता है, वैसे वो हमारे काम का तो नहीं है लेकिन मैं प्रथम आपको बता देती हूं, और यदि लेटेस्ट कोई बने तो बस आप उससे अपडेट रहना। वैसे सचिव नहीं पूछा जाएगा, हाँ वो अलग बात है यदि वो करंट अफेयर में आ जाए, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग आपको टॉपिक है और यदि करंट में उसका कोई सचिव नियुक्त हुआ है तो वो करंट अफेयर के पर्पज से आपसे पूछा जा सकता है। तो प्रथम कौन थे वो मैं बता देती हूं, आप इनकी साइट पे चले जाना और अभी वर्तमान में कौन है वो आप सर्च कर लेना। मैंने सर्च नहीं किया है ना, वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं अपन। प्रथम सचिव तो ये थे प्रकाश चंद्र। ठीक है, अच्छा, अब हमने देख लिए कि प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन रहे और वर्तमान में कौन है ना। जब भी आपका कोई भी एग्जाम हो उससे पहले आप अपडेट रहना। अब इनके 4-5 नाम हैं, अभी तक 4-5 ही बने हैं। ठीक है, अब आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाना और वो 4-5 के एक नजर 4-5 के ही नाम देख लेना। यदि बाई चांस इस तरह का कोई क्वेश्चन आ गया, चूंकि आपको टॉपिक है कि इनमें से कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश के रहे हैं या कौन नहीं रहे हैं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन आ गया तो, है ना, तो वो सेफ्टी के पर्पज से आप उस तरह से देख सकते हो। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी देखोगे तो चलेगा, है ना, लेकिन बाई चांस के लिए बोल रही हूं। ठीक है, तो और ये मैं बता देती हूं कि अब तक कोई महिला नहीं रही। यदि आप ना भी देखो और ऑप्शन में आपको किसी महिला का नाम मिल जाए तो आप उस ऑप्शन को बेझिझक हटा सकते हो, अभी तक कोई महिला नहीं रही है। ठीक है, ये चीज है। ये वर्तमान वाले और देख लेना, देखना चाहो तो, है ना, ये देख लेना कि अभी हाल फिलहाल करंट में तो नहीं बने हैं, है ना। अच्छा, तो आपका ये यूनिट 10 में आपका ये टॉपिक है ना।
ये टॉपिक आपका वहां भी कवर हो गया। मध्य प्रदेश के लिए क्या फैक्ट थे हमने वो भी देख लिए। अनुच्छेद हमने पूरा देखा ही है 243 के। तो 243 के में जितने भी प्रावधान है कि भाई नियुक्ति कैसे हो रही है, कितने सदस्य है, हटाया किस प्रकार जा रहा है, कौन हटा रहा है, ये सारे प्रावधान क्या काम करता है, ये सारे प्रावधान हम अनुच्छेद में देख चुके हैं। तो वो ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पे भी लागू होते हैं, है ना। चलिए, आई होप आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये टॉपिक हमारा दोनों जगह का कवर हो गया। यहाँ इस टॉपिक में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यूनिट 10 में तो है ही सही। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला अनुच्छेद देखते हैं, अगला अनुच्छेद क्या कह रहा है। अगला अनुच्छेद हमारा है 243 एल या ठ। चलिए, इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, तो इसे हम शॉर्ट में और डिटेल में अलग अलग नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी डिटेल में कुछ खास नहीं कहा गया है। मैं सिर्फ बता दूंगी, यदि आपको याद रखने के लिए आपको नोट पॉइंट डाल के इस तरह लिख के रखना हो तो लिख लेना, वरना इतना कुछ काम का नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में ही देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि भाग 9 के उपबंध, भाग 9 के उपबंध उपबंधों का संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज क्षेत्रों में लागू होना, यही कहा गया है इसमें। भाग 9 में क्या है, पंचायतें हैं और उसके जितने भी उपबंध हैं वो संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी में भी लागू होंगे, ये कहा गया है इस अनुच्छेद में। भाई हम अभी देख रहे थे, जब हमने क्या देखा था कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ 3 स्तरीय पंचायतों का गठन करेगा। अब राज्य के लिए कहा था, यूनियन टेरिटरी में क्या लोग नहीं है, वहां क्या गांव नहीं है जहां उनका ग्रामीण स्थानीय स्वशासन वहां नहीं होना चाहिए। जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ उसका लाभ उनके लोगों को नहीं मिलना चाहिए, तो बिल्कुल मिलेगा। संविधान में ये कहा है कि हाँ भाई वहां भी ये लागू होंगे। ठीक है, अब यदि आप चाहो तो ये चीजें आप नोट पॉइंट करके अपनी समझ के लिए लिख के रखना चाहो तो लिख लो, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझा देती हूं कि जहां जहां अभी हम सब पिछले अनुच्छेदों में देखते आए हैं और आगे भी देखेंगे कि कुछ चीजें, कुछ शक्तियां इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सौंपी हैं कि ऐसा क्या करेगा, ये चीज राज्यपाल करेगा। बहुत सारी चीजों के लिए बोला है। तो यहां क्या होगा, संघ राज्य क्षेत्रों में क्या होगा, संघ राज्य क्षेत्रों में तो राज्यपाल नहीं होगा। तो यहां कह दिया है कि भाई जो निर्देश आप राज्यपाल को दे रहा है संविधान, यहां से मतलब ये लगाया जाएगा कि वो इस संघ राज्य क्षेत्र का जो भी प्रशासक होगा उसके प्रति निर्देश है। मतलब राज्यपाल को निर्देश यहां प्रशासक को माने जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज कही है कि मान लो आप राज्य विधानमंडल कह रहे हो बार बार कि राज्य विधानमंडल विधि बना के पंचायतों के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा वैसी व्यवस्था करेगा। तो इसमें क्या होगा, हर यूनियन टेरिटरी में तो राज्य विधानमंडल नहीं है ना। मतलब राज्य विधानमंडल से मतलब मेरा मतलब ये है कि वहां विधानसभा नहीं है। तो यहां क्या कहा गया है कि जिन यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा है वहां तो राज्य विधानमंडल का मतलब वो हो जाएगा, मतलब जो काम राज्य विधानमंडल कर रहा था वहां की विधानसभा करेगी। ठीक है, ये कहा है। जैसे दिल्ली, पुदुचेरी इनमें है ना विधानसभा, तो क्या होगा, और अब तो जम्मू कश्मीर में भी बनने वाली है, मतलब बाकायदा व्यवस्था है, वहां परिसीमन वगैरह चल रहा है, अभी चुनाव वगैरह अब होंगे उसके लिए, जब से वो यूनियन टेरिटरी बना है तब से पहली बार होंगे अब। तो ये कहा गया है कि जहां पे विधानसभा होगी वहां तो ठीक है विधानसभा होगी तो वो व्यवस्था कर देगी, लेकिन जहां विधानसभा नहीं है जिन यूनियन टेरिटरी में, वहां क्या होगा, तो भाई वहां क्या कर सकता है, राष्ट्रपति नियम बना सकता है। ठीक है, और एक चीज और कह दी थी इसमें कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो नियम बना के इन उपबंधों को कुछ मॉडिफाई या कुछ अपवादों के साथ लागू कर सकता है यूनियन टेरिटरी पे। ठीक है, ये राष्ट्रपति की शक्ति होगी कि भाई यदि आप इस भाग के उपबंध लागू कर रहे हो तो यदि एज इट इज ये लागू नहीं हो पा रहे हैं जैसा राज्यों के लिए व्यवस्था की है, तो आप कुछ मॉडिफाई करके इसको कुछ अपवाद
हो सकते हैं उनके साथ आप इसको लागू कर सकते हो यूनियन टेरिटरी पे, यही कहा गया है। ठीक है, तो वैसे तो ये चीजें आपकी समझने के लिए थी, क्योंकि इतना डीप में कुछ आएगा भी नहीं, लेकिन आपको पता सब होना चाहिए, ताकि कभी क्या हो कि आप कोई अच्छे लेवल का एग्जाम देने जाओ। ऐसे पीएससी का ही पिछली बार अच्छा खासा लेवल आया था, तो इस तरह के जब आप कथन वगैरह कुछ आते हैं और आपको इस तरह की कोई चीजें लिखी हो, तो आप उन चीजों को समझ पाओ कि अच्छा हाँ ऐसी व्यवस्था होती है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि चाहे हाई से हाई लेवल पूछ लिया जाए, चाहे लो से लो लेवल पूछ लिया जाए, हम सभी तरह का कवर करके चल रहे हैं, कोई भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आप चाहो अपने नोट्स तैयार कर रहे हो तो ये चीजें लिख लो, वरना आप समझ गए होंगे कि यहां से मतलब अब तो समझ में आ ही जाएगा कि आप लोग जब ये पढ़ोगे तो क्या अच्छा हाँ ऐसा कुछ बताया था कि वहां यदि राज्यपाल की बात होगी तो वहां उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, अगले अनुच्छेद पर बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है हमारा 243 एम या ढ, ड, है ना। यही होता है हिंदी नंबरिंग में, काफी टाइम से पढ़े नहीं होते ना तो कंफ्यूजन होती है ना, इसलिए मैं कह रही थी कि इंग्लिश वाले यूज करना। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये मैं बताना भूल गई, यदि उसको याद रखोगे तो किस लिंक के साथ याद रखोगे अनुच्छेद 243 एल को, तो लागू, है ना। अब भाई लागू कहां पे होंगे, तो ये याद रख लेना कि संघ राज्य राज्यों पे तो पहले ही हो रहे थे उपबंध, अब संघ राज्य क्षेत्रों में होंगे। ठीक है, तो एल से लिंक करके मैंने ऐसे याद रखा है, एल से लागू, है ना। तो यदि आप भी इस लिंक के साथ याद रखना चाहो उस आर्टिकल को तो रखना। ठीक है, चलिए अब इस पे आते हैं। एम में क्या कहा गया है कि इस भाग का, तो कौन सा भाग, यानी भाग 9 लिख लेते हैं हम तो, क्योंकि हमें यदि वहां लिखना पड़ा तो हम भाग 9 लिखेंगे। यहां तो ये इसी भाग में बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि इस भाग का, अब वहां तो हम भाग 9 पूरा लिखने नहीं बैठेंगे ना, तो हम लिख लेते हैं कि भाग 9 का कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। अच्छा, आप ये अनुच्छेद को कैसे लिखोगे, उसी तरह लिखोगे जो अपन नोट्स बनाते हुए जा आ रहे हैं, इधर शॉर्ट में लिखोगे और उधर इसके बारे में कुछ डिटेल मुझे बताना है जो इस अनुच्छेद में कही गई है और हमारे लिए काम की भी हो सकती है, तो वो लिखोगे। अब ये अनुच्छेद की ट्रिक कैसे बनाई है, कैसे याद रहेगा ये अनुच्छेद, तो देखो एल से हमने क्या देखा था कि लागू, मतलब वो कुछ क्षेत्रों पे लागू हो रहा था, मतलब कुछ क्षेत्रों में हम कह सकते हैं यूनियन टेरिटरीज में वो लागू हो रहा था, तो एल से लागू, और एम से अगला ही लागू होने से मना कर दिया, यानी लागू ना होना, है ना। तो एम से मना मैंने ऐसे ही याद रखा है। अब लागू कहां नहीं होंगे भाग 9 के उपबंध, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, और यदि वहां लागू करना होगा तो क्या व्यवस्था होगी वो भी देख लेते हैं। ठीक है, पहला इसमें कहा गया है कि इस भाग की कोई भी बात होगी, इस भाग की कोई भी बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों मैं बता रही हूं ये क्या लिख रही हूं, पहले आप लिख लीजिए। और खंड 2 मतलब इसी अनुच्छेद का खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। ये तो हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 244 के खंड 1 में कुछ ऐसे, खंड 1 है ना, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो इस भाग के कोई भी उपबंध वहां पे भी लागू नहीं होंगे। और इसी अनुच्छेद के खंड 2 में कुछ जनजाति क्षेत्रों को
आइडेंटिफाई किया गया है, तो वहां पे भी इस भाग के उपबंध लागू नहीं होंगे, ये कहा गया है फर्स्ट पॉइंट में। ठीक है, आगे क्या कहा है ये देख लेते हैं, इसको नोट करिए, मैं हटा दे रही हूं इसको। अच्छा, इसमें एक बात तो यही कही थी, दूसरा क्या कहा है हम वो देख लेते हैं। अच्छा, ये पॉइंट वो पहला पॉइंट था, है ना, तो आप पॉइंट डाल के ही लिख लीजिए, ये इसी अनुच्छेद के खंड हैं इसी पॉइंट में, तो मैं उसी फॉर्म में आपको करा देती हूं जिससे आपके पास प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हो जाए, है ना। दूसरा क्या कहा गया है कि इस भाग मतलब भाग 9, आप इस भाग की जगह भाग 9 लिख सकते हो, इस भाग के या की कोई बात, की कोई बात निम्नलिखित पे भी लागू नहीं होगी। अब वो निम्नलिखित कौन होंगे, तो इसमें का करके कहा गया है कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य। भाई भाग 9 के जो भी उपबंध हैं, ऐसा कहा गया है कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, इसे मैंने कैसे याद किया है, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इसे मैंने कैसे याद किया है, नमेमी। क्या होता है कि जो मणिपुर है और पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनके नामों में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, तो ये याद कैसे रखोगे यदि इस तरह का कुछ क्वेश्चन आ गया, तो नमेमी, है ना, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, तो ये ट्रिक है, आप साइड में लिख सकते हो। एक तो कहा है कि यहां लागू नहीं होंगे, इन तीनों राज्यों में लागू नहीं होंगे। दूसरा इसमें क्या कहा गया है, दूसरा क्या कहा गया है कि मणिपुर के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र, जिनके लिए जिला परिषदें हैं, तो वहां भी ये इनकी कोई बात लागू नहीं होगी इस भाग की, मतलब जहां मणिपुर के ऐसे क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र जहां पे जिला परिषदें ऑलरेडी हैं, तो वो भी, उनको भी इसी संबंध में, स्थानीय स्वशासन के संबंध में शक्तियां प्राप्त है, तो ये भाग वहां भी लागू नहीं होगा, ये कहा था। ठीक है, इस अनुच्छेद में। चलिए आगे क्या कहा है, और कौन से क्षेत्र होंगे। ठीक है, तो ये खंड 2 था, खंड 3 में क्या कहा है, तो थोड़ा बड़ा सा पॉइंट है, मैं इसको हटा रही हूं, हम ऊपर से ही लिख लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, इतनी सारी डिटेल आप याद करने मत बैठना, सिर्फ एक दो बार बस पढ़ के छोड़ देना, उतने में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमें स्पेशली जो मध्य प्रदेश लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें सीधे फैक्ट आते हैं, इस तरह की डिटेल बहुत कम पूछी जाती है, बाई चांस पूछी जाएगी तो पीएससी, एमपीपीएससी के लेवल पे ही एग्जाम में पूछी जा सकती है, बाकी अदर एग्जाम तो जो होते हैं उनमें सीधे ही फैक्ट आते हैं। तो मेन तो आपको सभी अनुच्छेद, बस वो जो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं वो याद होने चाहिए, तो आपको आपका काम हो जाएगा, और जो हम अदर फैक्ट देखेंगे इस तरह से डिटेल में, तो मैं आपके प्रॉपर नोट्स बनवाने के लिए, और एक दो बार इन चीजों को पढ़ के छोड़ देना, तो इससे रिलेटेड कुछ आ जाए तो आप आंसर सही कर पाओ, आपको चीजें पता हो, इसलिए करवा रही हूं। ठीक है, तो ये चीजें सब रटने मत बैठना, ये ना आपके मेंस के काम की है एमपीपीएससी के, और ना ही आपके प्री के उतने काम की है ना, उतने काम की नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि यहां से आ नहीं सकते, मैं फालतू करवा रही हूं, यहां से पूछा जा सकता है, लेकिन संभावना थोड़ी कम है, आज नहीं तो कल पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था है भाई, पूछा तो जा सकता है कि कौन से राज्य में लागू है, कहां नहीं लागू है। ठीक है, तो इस तरह से पूछा तो जा सकता है, लेकिन पूछने की संभावना डिटेल में कम होती है। पिछले बार
पॉलिटी के काफी डिटेल में क्वेश्चन आए थे, एमपीपीएससी ने दिए थे। इस तरह का यदि पेपर आया तो आप उसके साथ भी डील कर पाओ, इसलिए मैं करवा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि हम ऊपर ऊपर का सिर्फ पढ़ा के चले जाएं और जो आपके पेपर में अच्छा खासा लेवल आ गया तो आपका छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज हमें रटनी भी नहीं है, सिर्फ पढ़ के छोड़ देनी है, ठीक है। चलिए, इसके खंड थर्ड में क्या कहा गया है कि इस भाग की कोई बात, भाग की कोई बात, कोई बात जिला स्तर पर पंचायतों के संबंध में पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगी जहां दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद है। क्या कहा गया है ये कि इस भाग की कोई बात, यानी भाग 9 की कोई भी बात जिला स्तर पर, क्या हो रहा था, हम देख रहे थे 3 स्तर पे पंचायतें बन रही थी, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पे। तो वही कहा है कि जिला स्तर पे, है ना, सिर्फ दार्जिलिंग के लिए जिला स्तर पे कहा है। बाकी हम वो नमेमी जो तीनों राज्य हैं जिन्हें हम नमेमी से याद कर रहे हैं, वहां पे तो किसी भी लेवल पे लागू नहीं हो रही, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। फिर मणिपुर के लिए क्या देख चुके थे कि जिला परिषदें जहां पे हैं उन पर्वतीय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगी। अब पश्चिम बंगाल के लिए कहा है कि भाई पश्चिम बंगाल में जिला स्तर पर, और जिला पश्चिम बंगाल में भी कहां, तो दार्जिलिंग में, ठीक है। दार्जिलिंग में क्या होगा कि जिले के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में ये बात लागू नहीं होगी इस भाग की जहां पे दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषदें हैं, क्योंकि ये पहले से चली आ रही हैं, तो इसलिए कहा गया भाई वहां के लोग विरोध वगैरह ना करें, है ना, और वहां की व्यवस्थाओं के हिसाब से, जो जिस हिसाब से स्थिति थी, परिस्थितियां थी, उस हिसाब से ऑलरेडी वो दार्जिलिंग गोरखा परिषदें गठित थी। तो इसलिए संविधान में कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में जो जिला स्तर की हम बात कर रहे हैं, और स्पेशली वो भी दार्जिलिंग में, तो वहां हम जिला स्तर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जहां पे दार्जिलिंग गोरखा परिषद है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस संविधान की बात कोई भी लागू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये कहा गया था, ठीक है। और साथ में ये भी कहा था, इसी में भले लिखो मत, क्या कहा था कि यदि हम, जैसे यहां तो सिर्फ जिला स्तर की बात कर रहे हैं, यदि हम नीचे की पंचायतें गठित कर भी रहे हैं तो वहां भी इसके शक्तियों पे कोई प्रभाव नहीं डाला जाएगा, ये चीज भी इस पॉइंट में कही थी, ठीक है। तो इतना लिख लो, ये नोट्स के लिए आपके लिए काफी है, ठीक है। चलिए, और जैसा कि मैंने कहा, इन चीजों को रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ के छोड़ देना है, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे यदि इन सबको रटने में टाइम वेस्ट करना है तो, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ के छोड़ देना है। इस तरह का लेवल का, यदि उस लेवल का आपसे कुछ पूछा जाता है तब भी आप सॉल्व कर पाओ, इसलिए बस मैं करा रही हूं। मेरा काम सब कुछ कराना है, स्पेशली वो चीज जो काम की है ना, या आज नहीं तो कल वो चीज पूछी जा सकती है आपसे कहीं भी, किसी भी स्तर पे, किसी भी पेपर में, ठीक है। चलिए, इसी का खंड 3 का, यानी 3A ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, जो आपको सही लगे। तो इसमें क्या कहा है, इसी का खंड है, मतलब खंड 3 हम देख चुके थे, और खंड 3 का क्या कह रहा है कि आर्टिकल 243D, यानी 243 घ, यदि आप हिंदी की नंबरिंग इस्तेमाल कर रहे हो, तो क्या कहा है इसमें कि आर्टिकल 243D में
अनुसूचित जातियों यानी एससी, अनुसूचित जातियों के सीटों की आरक्षण से संबंधित कोई बात अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए, 2011 की जनगणना यदि आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश राज्य, जो हमारी भाई अभी तक की सबसे लास्ट जनगणना 2011 की है, तो 2011 तक की जनगणना हो गई। वहां तक हम देख चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश में एससी है ही नहीं, है ना, अनुसूचित जाति यानी एससी यहां पे है ही नहीं। तो 243 डी में हमने क्या पढ़ा था? एससी एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण, डी रिजर्व। किसके लिए रिजर्व है? एससी एसटी और महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व है, यही पढ़ा था हमने। तो इसमें यह कहा है कि डी में जो अनुसूचित जाति के सीटों के आरक्षण से संबंधित जो भी बातें हैं वो अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए लागू नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि भाई यहाँ एससी है ही नहीं, है ना। तो यही बात कही गई है। अभी तक नहीं है, 2011 की जनगणना हो गई है तब तक नहीं है, है ना। अब आगे हो जाएंगी तो इस संबंध में बदलाव कर दिए जाएंगे। संविधान संशोधन तो होता रहता है ना। तो ये चीज है, यदि हुई तो, और नहीं है तब तक तो ये व्यवस्था है ही सही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा है। अब अगला है खंड 4। इस खंड 4 को लिखवाने से पहले इसमें 2 पॉइंट हैं, वो थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम उनको लिख लेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या कहा गया है, इसमें का और खा करके 2 पॉइंट दिए हैं। का में क्या कहा गया है कि जो इस अनुच्छेद के खंड 2 के उपखंड का में निर्दिष्ट राज्य, अब यहां कौन से राज्य निर्दिष्ट थे? तो नमेमी, यही थे ना। ये समझने के लिए है, मतलब ये जो निर्दिष्ट राज्य हैं खंड 2 के उपखंड का में, ये राज्यों में हमने क्या कहा था यहां पे कि भाई इन राज्यों में भाग 9 के उपबंध लागू नहीं होंगे। अब इस खंड में, इस अनुच्छेद के खंड 4 के उपखंड का में क्या कहा गया है कि यदि इन राज्यों में हमें भाग 9 के उपबंध लागू करने हो तो क्या व्यवस्था होगी, है ना। तो संविधान में कहा गया है कि ठीक है, इस भाग के उपबंध इन राज्यों में लागू किए जा सकते हैं। कैसे लागू किए जाते हैं? तो यदि इन राज्यों की विधानसभा जो है वो एक संकल्प पारित कर दे। और वो संकल्प कैसे पारित करेगी? तो विशेष बहुमत से। अब ये विशेष बहुमत क्या होता है? तो भाई उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले जितने भी सदस्य होते हैं उनका 2/3 बहुमत, ये दोनों मिला के जो बहुमत होता है उसे विशेष बहुमत कहा जाता है। तो क्या कहा गया है कि इन राज्यों में भी भाग 9 के उपबंध लागू हो सकते हैं यदि राज्य विधानमंडल विधि बना दे। और वो विधि भी कैसे बनाएगा? तो वहां की विधानसभा अपने यहां संकल्प पारित कर दे विशेष बहुमत से कि हाँ भाई भाग 9 के उपबंध हमारे यहाँ लागू होने चाहिए, तो ये उपबंध वहां पे लागू हो जाएंगे, यानी इन राज्यों में लागू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज यहां पे स्पष्ट कर दी है कि ठीक है, इन राज्यों की विधानसभा अपने यहां विशेष बहुमत से संकल्प पारित करा के भाग 9 के उपबंध लागू कर तो सकती हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में लागू नहीं कर सकती जो अनुच्छेद 244 के तहत
अनुसूचित क्षेत्र हैं या जनजाति क्षेत्र हैं जिनका जिक्र हमने कहां पे किया था, खंड 1 में किया था। कि हमने क्या कहा था कि खंड 1 में क्या कहा था हमने कि 244 के तहत कुछ अनुसूचित क्षेत्र होंगे और कुछ जनजाति क्षेत्र होंगे। अब यदि ऐसे क्षेत्र इन राज्यों में हैं, तो यहाँ की विधानसभा इन राज्यों के उन क्षेत्रों में इन व्यवस्थाओं को लागू नहीं कर सकती। तो भाई वो जो क्षेत्र है वहां पे कौन लागू करेगा इन व्यवस्थाओं को? यदि वहां पे ग्रामीण स्वशासन लागू करना हो, यानी भाग 9 के उपबंध लागू करने हो, तो कैसे होंगे वहां पे? तो इसी खंड के खा जो उपखंड है उसमें कहा गया है कि खंड 1 कौन सा खंड 1? इस अनुच्छेद का जो खंड 1 था, हमने वहां पे खंड 1 नहीं लिखा था, मैंने जो जिसे पहला पॉइंट बोला था ना वही खंड 1 है। आप वहां पे नंबरिंग कर लीजिए, ठीक है, मैं वहां पे करना भूल गई थी। तो खंड 1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, अब वो क्षेत्र कौन से थे? तो अनुच्छेद 244 के तहत 244 के खंड 1 और खंड 2 में जो क्षेत्र हैं, खंड 1 में कौन से क्षेत्र हैं? तो कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र कहा गया है, अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और खंड 2 में कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके बारे में कहा गया है। ठीक है, इस अनुच्छेद का खंड 1 हमसे इन्हीं क्षेत्रों के बारे में कह रहा था कि 244 के खंड 1 में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और खंड 2 में जो जनजाति क्षेत्र हैं वहां पे भी इस भाग को लागू नहीं किया जाएगा, यानी भाग 9 को लागू नहीं किया जाएगा। अब इस खंड के उपखंड खा में क्या कहा गया है हमसे कि यदि इन क्षेत्रों में लागू करना होगा तो कैसे होंगे? तो कहा गया है कि भाई यहां संसद कर सकती है। ठीक है, संसद कैसे करेगी? तो संसद विधि बना के यहां पे इन क्षेत्रों में भाग 9 के उपबंध लागू कर सकती है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा यहां लिखना क्या है वो हम देख लेते हैं। अभी क्या कहा गया है खंड 4 के उपखंड का में कि खंड 2 के उपखंड का में विनिर्दिष्ट राज्यों, वही नमेमी जो राज्य थे, है ना, ये वो हमने समझ लिया है। इसमें लिखना क्या है ये आप पहले पॉइंट में क्या लिखना है ये आप देख लीजिए। तो ये जो राज्य थे, नमेमी राज्य थे, 3 राज्य थे हमने देख लिए, तो वहां पे कैसे लागू होंगे भाग 9 के उपबंध? तो विनिर्दिष्ट राज्यों का विधानमंडल विधि द्वारा भाग 9 के उपबंधों को अपने यहां उस दशा में लागू कर सकता है। देखो क्या कहा गया है कि जो 3 राज्य थे, यदि उन राज्यों को अपने यहां भाग 9 के उपबंध लागू करने हैं तो क्या करेगा? वहां का विधानमंडल विधि द्वारा कर सकेगा। लेकिन आगे क्या कहा है कि कौन सी दशा में कर सकेगा? मतलब ये जो विधानमंडल है वो विधि भी कब बना सकता है इस संबंध में? तो यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प पारित कर दे, और संकल्प कैसे पारित करेगी? तो विशेष बहुमत से, है ना। तो आगे क्या कहा गया है कि अपने यहां उस दशा में लागू कर सकेगा यदि उस राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर देती है, ऐसा संकल्प। ठीक है, कुल मिला के ये कहा गया है, जैसा हम समझ ही चुके हैं कि यदि इन राज्यों को, जो नमेमी राज्य थे इस खंड के उपखंड का में जो नमेमी राज्य थे, यदि उनको अपने यहां भाग 9 के उपबंध लागू करने हैं तो उस राज्य का, इन राज्यों का अपना अपना विधानमंडल कर सकता है विधि बना के।
लेकिन वो विधि भी कब बनाएगा, जब उनके यहाँ की जो विधानसभा है वो अपने यहाँ इस संबंध में विशेष बहुमत से संकल्प पारित कर दे। तो वहां का राज्य विधानमंडल, चाहे एक सदन हो तो एक सदन, दो सदन हो तो दोनों सदन, इस संबंध में विधि बना सकता है और विधि बना के फिर अपने यहाँ ये लागू कर सकते हैं। ठीक है, यही कहा गया है इसमें खंड काम है, इसके उपखंड काम है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा रही हूं, इसके उपखंड खामे जो संसद लागू करेगी उन क्षेत्रों में जो खंड 1 में जो क्षेत्र दिए थे वो देख लेते हैं। ठीक है, इसी खंड 4 के उपखंड खा में क्या कहा है, अब तक हमसे कहा था कि जो राज्य लागू नहीं कर रहे थे वो अपने यहाँ कैसे लागू कर सकते हैं। अब ये कहा है, हमसे कह दिया था कि भाई 244 में जो क्षेत्र हैं वहां लागू नहीं होगा। अब यहाँ कहा गया है कि उन क्षेत्रों में कैसे लागू हो सकते हैं। तो यहाँ ये लागू कौन कर सकती है, संसद। वहां राज्य की विधानसभा कर रही थी, इन क्षेत्रों में संसद कर सकती है। तो संसद इस भाग के उपबंधों का विस्तार, अच्छा जहां पे हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था वहां हम शायद पॉइंट नंबर डालना भूल गए हैं, तो आप उस वहां ये 1 पॉइंट डाल लीजिए, है ना, जहां हमने इन क्षेत्रों की बात की है। ठीक है, तो संसद इस भाग के उपखंड का विस्तार खंड 1, है ना, उसी फर्स्ट पॉइंट वाले की बात कर रहे हैं, खंड 1 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में कर सकती है। ठीक है, इतना ही काम का है। वैसे इसमें कहा है कि यदि इसको कुछ मॉडिफाई, वो विधि बना के यदि इन उपबंधों को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी लागू करे तब भी कर सकती है ना। यदि मान लो किसी व्यवस्था के चक्कर में वहां एज इट इज ये उपबंध लागू नहीं हो पा रहे हैं तो वो कुछ मॉडिफाई या कुछ अपवादों के साथ भी वहां लागू कर सकती है इस भाग के उपबंध। ठीक है, लेकिन आप इतना देख लेना कि संसद कर सकती है उन क्षेत्रों में। तो यदि कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि जो अनुसूचित आर्टिकल 244 के तहत जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र होते हैं वहां पंचायती राज व्यवस्था या भाग 9 के उपबंध कौन लागू कर सकती है, तो संसद लागू कर सकती है। ठीक है, यदि आ जाए तो बस ये डिटेल एक बार पढ़ के छोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस अनुच्छेद में इतनी ही बातें कही गई थी जो कि बहुत सारी थी, है ना। अनुच्छेद मैं मानती हूं बहुत बड़ा था, लेकिन आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं। अब एक बार पढ़ लोगे, मुझे पूरा यकीन है आपको बार बार इस चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर शायद किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद है 243N या ढा, हिंदी में नंबरिंग, है ना। तो इसमें कुछ खास नहीं कहा गया है, सिर्फ इतना सा लिख लीजिए कि विद्वान विधियों और पंचायतों का बना रहना। भाई ये अनुच्छेद कायदे से हमारे कोई काम का नहीं है, वो तो संविधान में हर चीज स्पष्ट की है, इसलिए है ना। तो क्या कहा गया है, विद्वान विधियों और पंचायतों का बना रहना, है ना। तो कौन सी विधियां कौन सी पंचायतें भाई, तो जब हम पृष्ठभूमि देख रहे थे तो हमने देखा था कि कई राज्यों में पहले ही पंचायतें गठित हो चुकी थी, वहां अधिनियम भी बन चुके थे उनके संबंध में कि क्या वो कार्य करेंगी, किस प्रकार से होंगी, क्या संरचना होंगी, है ना। तो इस तरह की विधियां भी आ गई थी, वहां पे पंचायतें भी ऑलरेडी थी, है ना। अब 73वां संविधान संशोधन आया तो उसमें कहा गया कि ठीक है भाई ये बनी रहेंगी, लेकिन कब तक। तो इसमें कहा कि जिस किसी भी प्राधिकारी को ऐसा अधिकार है उनको समाप्त करने का, है ना, उस विधि के तहत जो विधियां उनके यहां बनी हुई हैं हर राज्य में, तो वो कोई किसी को अधिकार होगा उन्हें समाप्त करने का, तो तब तक वो प्राधिकारी उन्हें समाप्त नहीं कर देता तब तक बनी रहेंगी। या फिर इस संविधान संशोधन जो लागू हो जाएगा 73वां,
उसके 1 साल तक बनी रहेंगी। अब इन दोनों में से जो भी अवधि पहले हो जाए, या तो वो प्राधिकारी समाप्त कर दे तो समाप्त हो जाएंगी, या 1 साल पूरी हो जाएगी तो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। 1 साल के बाद फिर आपको अपने यहाँ इस संविधान संशोधन के तहत जो भी प्रावधान किए गए हैं उनके तहत अपने यहाँ पंचायतें बनानी है। यानी कुल मिला के 1 साल का टाइम उन्हें दिया था कि या तो आप खुद उन्हें समाप्त करके 73वां संविधान संशोधन के तहत अपने यहाँ पंचायतें विधि बना लो और पंचायतों का गठन कर लो, या फिर आप क्या करो 1 साल का इंतजार करो तो वो ऑटोमेटिक खत्म मान ली जाएंगी और आपको 1 साल के बाद फिर बनानी है। ठीक है, तो यही कहा गया था। ये हमारे कोई काम का नहीं है, हमसे नहीं पूछा जाएगा। मैं फिर कह रही हूं, सिर्फ आपके नोट्स बनवा रही हूं ना, तो उस पर्पज से ए से लेके ओ तक मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि मैं बता दूंगी कि कौन सा आर्टिकल याद रखना ही है, कौन सा आप पढ़ के छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए, ये प्री में भी नहीं पूछा जाएगा कुछ, है ना। अब अगला अनुच्छेद हमारा है, यही देख लेते हैं, वो भी छोटा सा ही है। अनुच्छेद 243 ओ या ण, ये क्या है भाई? इसमें कहा है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। मतलब क्या है कि पंचायतों के निर्वाचन संबंधी कोई भी मामला होता है, मतलब पंचायतों के चुनाव आयोजित हुए हैं, उनमें कोई भी मामला निकल के आता है, चाहे सदस्यों की निर्भरता का हो, चाहे चुनाव में गड़बड़ी का हो, बूथ कैप्चरिंग का हो, या कोई और भी मामला हो, तो वो उन सब मामलों में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब आप ऐसे मामले लेके न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, यही कहा गया है भाई। संविधान में इसमें अलग अलग लोगों को शक्ति दी गई है। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति क्या है कि भाई चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होगी तो वो चुनाव रद्द करवा सकता है, बूथ कैप्चरिंग वगैरह कुछ भी होता है तो वो चुनाव रद्द करवा देता है। ऐसे ही जब हम सदस्यों की निर्भरता देख रहे थे आर्टिकल 243 ऐप में, तो हम देख ही चुके थे कि राज्य विधानमंडल किसी भी प्राधिकारी को शक्ति दे सकता है कि वो सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न की जांच करे, यानी कोई सदस्य योग्य है या नहीं है ये देखे, है ना। तो संविधान में ये अलग अलग व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और ये साफ कह दिया गया है कि उससे संबंधी यदि कोई भी मामला उठता है तो आप न्यायालय उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, चलो, यही कहा गया है। ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में मध्य प्रदेश में पंचायतों की कैसी क्या संरचना है और वहां से और बचे हुए जितने भी फैक्ट होंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम वो सब कवर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।